अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to जोर का जोर T20 World Cup 2024 special and the big match. Big मैं इसलिए कह रही हूँ because न्यूयॉर्क में जो भी मैच होता है we consider it being big because न्यूयॉर्क का स्टेडियम बड़ा कोई टेम्पररी सा कुछ दिनों का मेहमान है. 15 तक जो है ये आपको इन एक्शन दिखेगा न्यूयॉर्क का स्टेडियम एंड देन इवेंचुअली ये इसको डिसेंबल कर दिया जाएगा, यानी ये जो है टाटा बाय बाय हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ग्राउंड वापस आ जाएगा. सो यस, इंडिया आयरलैंड का होना है आज मुकाबला और साथ ही साथ फिर 2 और मैचेस जो कि फिर सुबह पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से होंगे, जहां पे पीएनजी और युगांडा आमने सामने होगा एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान का आमना सामना होगा. बात करेंगे इन सारे मैचेस के हवाले से. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान. और सिर्फ यही मैचेस नहीं हैं सवेरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भी ज़ेर बहस हैं. और उनमें एक सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने कल अपना मैच खेलना है और उस मैच के लिए पाकिस्तान के तजर्बाकार ऑलराउंडर इमाद वसीम, जिनको टीम का हिस्सा बनाया गया था बिलखुसूस वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट के तौर पर, जिसका वसीम साहब ने यहाँ पर गुज़िश्ता चंद रोज़ में काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है, वो पहले मैच के लिए पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं होंगे. और फिर जहाँ पर यह खबर चल रही है कि इमाद की अदम मौजूदगी में क्या अबरार पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हिस्सा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं. उसके साथ साथ उसामा मीर का एनओसी काफ़ी दिनों से ज़ेरे बहस है. क्रिकेट के हलकों में ये बात चल रही है कि ये क्या मामला है कि पाकिस्तान टीम जब वर्ल्ड कप के ऊपर है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अंदरूनी चीज़ें हैं ये बाहर इस तरह से क्यों सामने आ रही हैं. और फिर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि फ़ैसला कौन करेगा एनओसी के लिए, क्या कि किस खिलाड़ी ने कितनी क्रिकेट खेलनी है, ये सिलेक्शन कमेटी का डोमेन है या फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर किसी ने ये फैसला करना है. तो ये भी एक बड़ी अहम और ये टेक्निकल डिबेट भी है कि कौन है जो ये तयन करेगा कि पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को साल में कौन कौन सी लीग कहाँ कहाँ किस किस वक्त खेलनी है. बिल्कुल. और फिर कौन है जो ये, मतलब पहले तो होता था ना कि खबर बाहर निकलती है, अब तो पूरे डायलॉग और कॉन्वर्सेशन बाहर निकलती है. अगर मैंने और आपने ये बात की है तो या आपको पता है या मुझे पता बिल्कुल है. सो या तो आप वर्ड टू वर्ड किसी को डायलॉग बताएंगे या मैं वर्ड टू वर्ड डायलॉग किसी को बताऊंगी. सो यस, इस हवाले से बात करेंगे. पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेल रही हो या ना खेल रही हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ ना कुछ हलचल रहती है. देयर इज ऑलवेज अ न्यूज इन पाकिस्तान क्रिकेट. सो यस, गुफ्तगू का आगाज करते हैं. जोर का जोर के फैमिली मेंबर को खुशामदीद कहते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक मोहम्मद वसीम. वालेकुम अस्सलाम सवेरा. आज हाफिज जो बड़ी फॉर्म में लग रहे हैं वो. बिल्कुल जी. ये अच्छा स्टार्ट, एग्रेसिव स्टार्ट ना, पावर प्ले वाला लिया है. पावर प्ले वाला ये जो है ना, ये डैलिस के मकाम को देख के ऐसा इनका स्टार्ट हो गया बिकॉज पाकिस्तान ने डैलिस में अच्छा है ना वहाँ पे. हाँ, तो डैलिस में तो ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए. उसके साथ साथ सुहेल तनवीर ने भी हमें ज्वाइन इन किया है. सुहेल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. सवेरा, थैंक यू वेरी मच. सो अच्छा स्टार्ट, तेज स्टार्ट एंड यस, सबसे पहले बिकॉज एक खबर जो कि शेयर की और जिसमें हमें बात करना ज़रूरी है, इमाद वसीम नॉट बीइंग इन द डैलिस मैच, वुड दैट हर्ट पाकिस्तान? बिकॉज कंडीशंस को हम देखते हैं तो यस स्पिनर्स तो, बट हम तो फास्ट बॉलर्स की दौड़ में रहते हैं. देखें, अगर आप एक कम्बिनेशन जो देख रहे हैं कि जिसकी तैयारी करके हम गए हैं, जो हमारे जहनों में है जी के 2 हमारे पास स्पिनर हैं, 3 पेसर्स हैं, तो जो बैकअप है आपने उसको मौके भी नहीं दिए हुए. दैट मीन कि आप क्लियर कट श्योर थे जी जिन्होंने नहीं खेलना है. तो उनमें से कोई प्लेयर जब इंजर्ड होगा, अनअवेलेबल होगा, तो डेंट तो पड़ता है आपकी प्रिपरेशंस के ऊपर कि इमाद नहीं होते और आपको 2 स्पिनर्स चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक इब्रार टीम के अंदर आते हैं. अब इब्रार के पीछे कितनी क्रिकेट है, कितना उसको आपने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, कितने मैचेस खिलाए हुए हैं, एका दुका मैचेस इधर उधर करके उसने वो खेले हुए हैं. तो आपका जो टोटल प्लान है ना वो फिर अपसाइड डाउन हो जाता है. और आई थिंक सम टाइम इट्स नॉट फेयर टू द प्लेयर ऑल्सो कि एकदम से इब्रार आए जी. लेट्स से कि यही सिनेरियो अगले मैच में भी जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे जहाँ पे इब्रार को हमने इतने मौके नहीं दिए जितने देने चाहिए, तो इंडिया का मैच आता है जी इब्रार सब बॉल पकड़ने में मैच जिताएं, ऐसा ह्यूज आस्क. Exactly. तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए पहले भी कि हमने किस प्रिपरेशन के साथ जाना है. दूसरा देखिए, फिटनेस पे जब ये चीज़ें चेंज हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया जी. पहले फिटनेस के ऊपर कोई फोकस नहीं था, ठीक है ना, विच वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट. पूरा फोकस था, सबके फिटनेस टेस्ट होते थे. वसीम अकरम साहब ने कहा था, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कि 2 साल से कोई फिटनेस टेस्ट नहीं किया था. देखें, जो मेरे 2.5-3 साल थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ऐसा कोई इशू नहीं था. उसमें रेगुलर आपकी टेस्टिंग हो रही थी. और मज़े की बात है कि वही आपका ट्रेनर है, वही आपका फिजियो है, ठीक है ना, जिसके पास रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं. सिर्फ पढ़ने की जहमत करनी चाहिए थी कि भाई हमने ये काम किए हुए कि नहीं किए हुए.
तो वो कल्चर आपको आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 22 से लेके अब 24 तक जो है वो फिटनेस टेस्ट हुए और क्लिफ के पास वो सारे रिकॉर्ड्स होंगे ऑफ दैट दोस्त रिकिस के पास जो हमारा ट्रेनर है उसके पास होते हैं। ट्रेनर के पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनफैक्ट मैंने उस दिन भी देखे हैं, अभी PSL को दौरान मैंने देखे हैं कि जब ये बातें चल रही थी आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा ये बातें चल रही हैं ना, ही सेड इट्स रबिश। ओके, तो उसके पास सारा डेटा मौजूद है। तो वो थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया। अब ऑब्वियसली जब कॉम्प्रोमाइज़ आप एक दो चीज़ों पे करते हैं तो फिर वो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले भी फिटनेस टेस्ट होने चाहिए थे जब आपने स्क्वाड एक फाइनल किया है, ठीक है ना। अब आज़म खान की फ़िटनेस के ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन उसने फ़िटनेस पे मुझे नहीं लगता कोई एक आध कोई मैच मिस किया होगा। ही इज़ ऑलवेज फिट टू प्ले। एग्जैक्टली, ठीक है ना। दूसरी तरफ देखते हैं he was not fit for Kakul Academy, he got unfit there. He did not train there. हाँ, इमाद की बात कर रही है। नहीं आज़म की। हाँ, इमाद भी नहीं। हाँ, वहाँ पे वो भी नहीं थे। एंड दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। अगेन नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीवन, लेकिन फिर एक लॉ सबके लिए अप्लाई होना चाहिए ना कि आपने फिटनेस टेस्ट सबके लेने चाहिए ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। अगर आप बचा के खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ एक्सपोज हो जाती है और वो आपके सामने वो चीज़ आ रही है। लेट्स होप कि वो अगले मैच के लिए फिट हो जाते हैं। कल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जब एक लाइन से हटेंगे तो प्रॉब्लम चेंज होगा। जब आप एक कल्चर चेंज कर देंगे, एक सीधी लाइन पे चल रही हैं चीज़ें। इस तरह भी आपने बात की है जी कि पूरी कन्वर्सेशंस आ रही हैं, ठीक है ना। 2.5-3 सालों में एक चीज़ जो मैं जिस पे ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था, टीम इन्वायरमेंट के हवाले से कोचेस से भी बात होती थी, जितने बोर्ड के बंदे थे उनसे भी बात होती थी, प्लेयर से भी होती थी। और उस दौरान नॉट अ सिंगल थिंग कभी आप तक सर जाने दो, सारी की सारी टीमें आती रही हैं। नहीं पूरी टीम नहीं टीमों से ज़्यादा आप PCB खुद वीडियो रिलीज करता रहा आपकी प्लेयर से क्या बात हुई ड्रॉप होते हुए, तो बातें तो सारी आ रही थी, कैसे नहीं आ रही? तो एक चीज आपको नजर आ रही है ना, अब उसमें क्या मतलब आपको अंदर की टीम मीटिंग्स पता चल रही थी आपको, या कन्वर्सेशन आप तक आई थी, कोई फलाना लड़ गया, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो दीवारें हैं ना वो बहुत मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपने टेनोर की बात कर रहा हूँ। वन इंसिडेंट जो आपके जी के, क्योंकि बड़े बड़े मेरे दोस्तों ने भी क्लेम किया जी हमारे पास टीम पहले से आ जाती है। आई वाज यूज्ड टू लाफ माय हेड ऑफ के यार टीम इनके पास पहले आ गई है, टीम अभी बनी नहीं है, इनके पास पहले से आ गई है। तो वो जब आप मीडिया पे बैठ के ना वो आदत बन जाती है, हाँ हम चाहें तो ये कर देंगे, टीम तो मेरे फ़ोन में पड़ी हुई है, ये सब ऑल डायलॉग्स होते हैं आपके, ठीक है। ऑथेंटिक बात किसी की बात नहीं होती। लेकिन अगेन ये इन्वायरमेंट, ये कल्चर आपको क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 5-6 साल पहले जाएँ तो सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारी ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर निकल रही थी। लड़के पकड़े भी गए, वो टीम से कुछ बाहर भी उन्हीं चीजों पे हो गए थे, पूरी चीजें वो बाहर निकल रहे थे। 2016 वर्ल्ड कप, अभी टीम मीटिंग हुई है 5th फ्लोर पे होटल के, जब तक टीम मैनेजर नीचे पहुंचे खबर पूरी लॉबी में थी। तो ये चीजें फिर इनको कंट्रोल करना जरूरी होता है। मतलब इनसे फर्क मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा कुछ, एक ट्रस्ट लेवल है ना वो टूटता है आपका, बाकी इससे कोई ज़मीन आसमान का वो फर्क नहीं पड़ता है कि एक टीम मीटिंग की बात बाहर निकल रही है तो उसको टीम इन्वायरमेंट पे होता है कि एक दूसरे पे शुरुआत शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक सारी चीज़ों कॉम्बिनेशन देखें तो ये टीम इन्वायरमेंट एक कंट्रोल इन्वायरमेंट आपका होता है जी, कि ये एक फैमिली की तरह हम हैं जी, क्योंकि उसमें ऊंच नीच होती है। अब ये कहते हैं कि ऑल गुड, हर चीज़ अच्छी जा रही है, नहीं, उसमें कैप्टन सम टाइम आपको हार्श वर्ड्स कहेगा, कोच आपको कहेगा, कुछ प्लेयर्स की आपस में हीट तो मोमेंट हो जाती है, बट एज लॉन्ग इट स्टेज विद इन द फैमिली इट्स फाइन। लेकिन वही चीज़ जब बाहर निकलती है तो वो बात का बतंगड़ जिसको कहते हैं वो बनना शुरू हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टीम इन्वायरमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो। बिल्कुल जी, टीम इन्वायरमेंट बिल्कुल एक डायरेक्शन में हो। एंड खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ के एक और फैमिली मेंबर को, शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला हमारे साथ मौजूद है। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, इमरान, वसीम। वालेकुम अस्सलाम। और सुहेल भी साथ हैं। सो सुहेल, कमिंग टूवर्ड्स यू, जो ये डिस्कशन देखें, ये तो मतलब है साथ में सुहेल गया था वीजा लगाने, सुहेल वीजा हो गया तुम्हारा? देखिए हमारे दो बंदे दो काम करने गए हैं। सुहेल अपना काम करने गया है, शायद से हमें उम्मीद है कि वो आउटफील्ड और पिच ठीक करवाएगा वहां जाके। पहुंच गए हैं। आउटफील्ड और पिच तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और लाला वैसे बड़े नाराज हैं आयरलैंड के कैप्टन, बिकॉज उनको तो ग्राउंड में घुसने ही नहीं दिया गया, ना उन्होंने पिच देखी है ना ग्राउंड देखा है। आज देखेंगे अभी मैच के वक्त पे।
क्यों, क्या वजह क्या बनी इसकी? आप तो मैच से एक दिन पहले जाते हैं, लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं, पिच देखते हैं, क्या वजह क्या थी? न्यूयॉर्क के स्टेडियम में जो प्रैक्टिस ग्राउंड है वो एक पब्लिक पार्क है जो कि 7 किलोमीटर दूर है न्यूयॉर्क के स्टेडियम से। सो वहीं प्रैक्टिस होती है, वहीं नेट्स हो रहे हैं, और क्योंकि स्टेडियम एक दिन पहले मैच से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, इसलिए ना टीम इंडिया गई स्टेडियम के अंदर, ना टीम आयरलैंड गई स्टेडियम के अंदर। बट क्योंकि टीम इंडिया वहां पे खेल चुकी है एक वार्म अप मैच, सो दे नो अबाउट दैट वेन्यू, बट आयरलैंड वुड जस्ट गेट अ सरप्राइज टुडे। नहीं तो वहां पे भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, भरपूर इश्यूज हैं। अच्छा, खैर होता नहीं है, इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जाहिर बात है वहां जाते हैं, एक दिन पहले फील्डिंग करते हैं, वहां फील करते हैं ग्राउंड को, एंड देन फिर थैंक यू, फिर वहां पे जाके प्लेयर अगले दिन मैच खेलते हैं। ये मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप प्लेयर को, कप्तान को खासतौर पे पिच देखने नहीं दिया। स्ट्रेंज। बिल्कुल, स्टेटमेंट आया उनका आयरलैंड के कैप्टन का, एंड ही वाज वेरी फ्यूरियस। बट सोहेल, कमिंग टूवर्ड्स यू, और जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, हम ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, द काइंड ऑफ स्टोरीज दोज आर कमिंग आउट। सबसे पहले तो इमाद वसीम अगर पाकिस्तान और यूएसए में अवेलेबल नहीं होते, वुड इट बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर पाकिस्तान, या 4 फास्ट बॉलर से चले जाएंगे अगर अबरार को नहीं खिलाएंगे तो? देखिए, सेटबैक तो है ऑब्वियसली। जो आप एक प्लान लेके जाते हैं, वो पहले मैच में ही आपका वो प्लान जो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपको प्लान बी पे फ्रॉम बॉल 1 जाना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। बट ऑब्वियसली ऑन अदर हैंड इट्स इंजरीज आर बीइंग पार्ट एंड पार्सल। वो क्रिकेट, हम सब क्रिकेटर बैठे हुए हैं, खेलते हुए इंजरीज आपको हो जाती हैं। मतलब इसमें वो आगे मैंने कहा कि ये कंट्रोलेबल चीज़ें नहीं हैं। लकीली पाकिस्तान का मैच इतना बड़ा उस हिसाब से नहीं है, मतलब जैसे बड़ी टीम से, जैसे इंडिया से हमारा मैच, अगर उसमें आई होप इमाद उस टाइम तक फिट हो जाएं। अगर वो पहला मैच हमारा इंडिया से होता और पहला मैच ही आपका मेन प्लेयर अभी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में अगर देखें तो पिछली जो सीरीज हुई 1-2 जो इमाद खेले हैं, तो ही इज बीन स्टैंड आउट बॉलर इन स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारे लिए। सिंस शदाब इज नॉट बीन बॉलिंग वेल, अभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे है, इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई उनकी बॉलिंग की। तो ऑब्वियसली इमाद इज योर की बॉलर इन मिडल ओवर्स। तो अगर वो अवेलेबल नहीं होते, एज ए सेट कि अगर इंडिया के साथ मैच होता तो इट वुड मीन वेरी बिग सेटबैक। बट अगेन अगेंस्ट यूएसए आई थिंक रिसोर्सेज के हम उस सेटबैक को ओवरकम कर सकें। बट मूविंग फॉरवर्ड अगर वो इस इंजरी को कैरी करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड, तो फिर हमारे लिए मसाइल डेफिनेटली डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, ये जो इमाद वाला अनफिट होने वाला मामला है और अबरार को ना खिलाने का जो मामला है कि आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी उन्होंने नहीं खिलाया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी नहीं खिलाया, अभी वसीम साहब भी यही जिक्र कर रहे थे कि अगर आप अचानक से किसी वर्ल्ड कप में किसी नए खिलाड़ी को मौका देंगे तो उसके लिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, उसकी नाकामी के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। तो 1-2 मैचेस अगर मैच टाइम मिल जाता तो तैयारियां प्लान बी के हवाले से भी आपके ख्याल में बेहतर रहती? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम, अगर सारे प्लेयरों को लेके जाना था वर्ल्ड कप में और सारे आप मैनेजमेंट कह रही है कि हम ट्राई कर रहे हैं प्लेयर्स को, तो डेफिनेटली फिर उसका भी चांस बनता था। लेकिन मेरे ख्याल में जो प्लेयर कुछ करना चाहता है और कुछ बनना चाहता है तो फिर वो जो भी सामने टीम हो उसके खिलाफ वो फिर परफॉर्म करने की कोशिश करता है या करना चाहिए। जब पहला मैच वैसे भी इंडिया के खिलाफ हमारा नहीं, हमारा पहला मैच यूएस के खिलाफ है, तो एक मौका है उसके पास, और जो अच्छे होते हैं वो अगेंस्ट किसी भी टीम पर अच्छे होते हैं। हाँ, वसीम की बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर इतने लड़कों को ट्राई आउट कर रहे थे तो उसको भी मौका देना चाहिए था। बिल्कुल, वो आप बिल्कुल एक पहले मैच में, वर्ल्ड कप के मैच में ले जाएं। बट जब हम हिस्ट्री उठा के अगर आप देखेंगे ना तो मोस्टली हमारे प्लेयर्स, कोई नया प्लेयर जब भी आया तो पहले मैचों में आके उन्होंने धमाकेदार एंट्री दी है। दैट्स व्हाट वी होप कि कोई भी लड़का, मतलब लेट्स से कि इब्रार ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं खेला हुआ, इब्रार कुछ मैचेस खेला हुआ है लेकिन लेटली नहीं खेला हुआ, तो वो आके वहाँ पे एकदम से मैच विनर बन सकता है। तो हमारी हिस्ट्री अगर देखते हैं तो हमारे देखने डेब्यू के ऊपर कितनी सेंचुरी आपको नजर आएंगी, चाहे वो टेस्ट मैचेस हैं, ओडीआईज के अंदर भी हैं। तो वो जब गेम थोड़ी आगे चलती है तो वहाँ पे स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाट वी होप कि हमारा कोई भी नया लड़का जो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेगा तो उससे उम्मीदें तो आप लगा सकते हैं कि उसके आप कहेंगे कि ज़्यादा चांसेस हैं उसके
अच्छा करने के rather than के फेल होने के। अच्छा, ये जो साथ साथ स्पिनर्स की बात चल रही है ना, तो स्पिनर एक उसामा मीर भी हैं, उनके एनओसी काफ़ी दिनों से खबर में है। तो अब ये बहस शुरू हो रही है वहाँ पर क्रिकेट के हलकों में, ये भी बात सुनने को आ रही है कि सिलेक्शन कमेटी तो ये उनको इजाज़त दे चुकी थी, या सिलेक्शन कमेटी ये चाहती थी कि खेल लें, अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज़ बुला लेंगे, तो उसको रोक दिया गया। तो ये फैसला बुनियादी तौर पर किसको करना चाहिए? किसी डायरेक्टर को करना चाहिए? ये जो क्रिकेटिंग डिसीजन है ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर होना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी तयन करेगी कि किस क्रिकेटर को कहाँ पर कितना खेलने की ज़रूरत है? देखें, ये एक ऐसी बहस थी जो मैं 3 साल जिसके ऊपर मैं बहस करता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें समझ से बाहर थी, जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है ना, उसका भी जो फाइनल अथॉरिटी थी जो हेड ऑफ उसकी जो कमेटी के हैं वो आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट थे। उसमें ना उसमें चीफ सेलेक्टर थे, आपके कमेटी में थे, ठीक है ना, और साथ में उसके कुछ लोग और थे, सिलेक्शन कमेटी आप कह लें उसमें शामिल थी। लेकिन जो डिसीजन फाइनल डिसीजन था वो आपके डोमेस्टिक के हेड के पास होता है। और दैट टाइम 1-2 प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनका नहीं बनता था डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने नहीं उनका नाम दिया, बट समहाउ वो आ गए क्योंकि फाइनल अथॉरिटी मेरे पास नहीं थी, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, चाहे वो किसी के कहने पे मिला या जैसे भी था, बट वो क्लैश आता है वहाँ पे। क्योंकि आई थिंक जब एक प्लेयर सिलेक्शन कमेटी के प्लान्स में ही नहीं है तो आप उसको कैसे एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं? तो ये जो है ये सिलेक्शन कमेटी के पास हक होना चाहिए। इसी तरह जो कैप्टन है हमारे, उसकी भी डिबेट चलती रहती है कि वाई ओनली चेयरमैन कैन डिसाइड जी कि कैप्टन कौन होना चाहिए, वहाँ पे भी मसाइल आते हैं। इसी तरह एनओसीज वाला भी जो फाइनल अथॉरिटी है, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के पास फाइनल अथॉरिटी है, जिनको क्रिकेट की अलग पे नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, तो वो फिर ये चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक इसमें थोड़े से चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एनओसी सिंपल ये नहीं है कि इसको शक्ल देख के इसको देनी है कि नहीं देनी है, उसकी पूरी एक साइंस है, आपके पास पूरा एक डेटा आता है जी कि हाँ जी इसका वर्कलोड इतना है, इतने मैचेस ये खेल चुके हैं, आने वाली सीरीज़ कौन सी है, कौन सा आगे वाला आने वाला इवेंट है। तो ये 2 वाला जो कैब लगाई हुई है, मैं इस पर भी मैं एग्री नहीं होता था कि आप क्यों हर प्लेयर पर एक रूल नहीं लग सकता। कि शाहीन को अगर आप कहते हैं या नसीम को कहते हैं जिन्होंने एक लीग भी नहीं खेली, इनका वर्कलोड ऐसा है, इट मेक सेंस कि ठीक है इनका वर्कलोड ऐसा है, इनको हम एक एनओसी भी नहीं देंगे। ऑन द सेम टाइम एक और प्लेयर है जो आपके प्लान्स में भी नहीं है, आगे कोई सीरीज़ भी नहीं आ रही है, उसको 4 जगह से ऑफर है तो वो 4 जगह खेल सकता है। लेकिन यहाँ पे आप 2 की कैब लगाएंगे फिर ये प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। बहरहाल अब जो रूल बन गया वो बन गया, लेकिन आई थिंक इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बट इफ़ यू रिमेंबर अभी रिसेंट टाइम्स में ज़का अशरफ साहब के दौर में इंज़मामुल हक ने ये वो किया था, डिमांड की थी कि वो चीफ सेलेक्टर थे और एनओसीज देना उनके हाथ में होनी चाहिए, बट वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और एक पूरा सिलसिला मरहला चला गया। बट लाला, एज बीइंग अ फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि क्या ये जो लीग्स की एनओसीज हैं ये एक चीफ सेलेक्टर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, या ये कोच और चीफ सेलेक्टर की कोई टीम, कोच कैप्टन चीफ सेलेक्टर की टीम होनी चाहिए जो डिसाइड करे, या फिर ये इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर करे? ये कौन किसने इन एनओसीज पे साइन करना हो? मेरे ख्याल में सवेरा चीजों को अगर आपने आसान करना है तो आसान हो जाएंगी, मुश्किल करना है तो मुश्किल हो जाएंगी। ये सीधा सीधा सा सिलेक्शन कमेटी एंड देन कोच, हेड कोच जो टीम का है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इनके डिसीजंस को सामने रखना चाहिए। हर मामले में चेयरमैन को नहीं आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में ये कोऑर्डिनेशन सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच के बीच में होना चाहिए कि किसको एनओसी देनी है, किसको नहीं देनी, किसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको नहीं देना। मेरे एक चीज पे बिलीव है सवेरा के जब आपकी पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो तो फिर किसी को भी एनओसी नहीं देनी चाहिए किसी भी लीग की। मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है। हाँ, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है वो बिल्कुल जा सकते हैं, वो खेल सकते हैं हर जगह, लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है और डोमेस्टिक सीजन आपका चल रहा हो, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्लेयर को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लड़के का खेलना, उसको अहमियत देना और उसी में से सिलेक्शन होके आगे पाकिस्तान का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो इसी तरीके से ही होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ इस चीज को इस तरीके लाला, फिर इसका मतलब ये कि जब लड़के जो हमारी नेशनल टीम के लड़के अगर वो फ्री हैं और लेट्स से उस वक्त कायदे आजम ट्रॉफी हो रही है, क्या उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग होनी चाहिए कि वो कायदे आजम ट्रॉफी में भी फीचर करेंगे?
मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है, अगर कोई एक पाकिस्तान टीम टूर से होके आ रही है तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो रेगुलर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उसमें आप ऑप्शन दे सकते हैं कि आपने सीजन में जितने भी मैचेस होते हैं उसमें से 4 मैच खेलने फर्स्ट क्लास के 4 डे वाले, या आपने जो भी वनडे क्रिकेट खेलनी है, वनडे टूर्नामेंट तो इतना ज्यादा खैर बड़ा नहीं होता, 4 डे क्रिकेट के आपने 3 मैच या 4 मैच खेलने हैं, ये कंपलसरी होना चाहिए, ये खेलना चाहिए उन लड़कों को। उससे क्या होता है कि जब सीनियर प्लेयर ड्रेसिंग रूम शेयर करता है जूनियर्स के साथ तो उन जूनियर्स को फायदा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कि सीनियर के आने से ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत सीरियस हो जाता है और क्रिकेट पे फोकस ज्यादा होते हैं, इसलिए कि वो सीनियर क्रिकेटर्स एक ऐसे माहौल से निकले हुए होते हैं कि उनको वो एनवायरनमेंट डोमेस्टिक लेवल पे प्लेयर को ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नए प्लेयरों की, तो उनसे ये फायदा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इसको कंपलसरी करना। बीसीसीआई ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया बिकॉज दे वर अवेलेबल एंड दे डिड नॉट गो फॉर रणजी ट्रॉफी। वसीम, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में तो हमारे भी लिखा हुआ है, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर अवेलेबल यू मस्ट प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। बात फिर वही आ जाती है जो शाहिद बात कर रहे हैं कि हम चीज़ों को मुश्किल कर देते हैं, ठीक है ना। मेरे मल्टीपल टाइम्स हुआ कि मैंने एज अ चीफ सेलेक्टर डायरेक्टर डोमेस्टिक को लिखा, उनसे बात भी की कि ये लड़के नहीं खेल रहे, इनको खेलनी चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट, ये अवेलेबल है, इनको खेलनी चाहिए, ये नहीं खेल रहे, मेरी इनसे बात भी हो चुकी है, लेकिन ये आपके पास आके वो निकल जाते हैं, तो इस चीज़ को रोकना होगा, यू नीड टू टेक एक्शन। कोई एक्शन कभी नहीं लिया गया, कोई कभी किसी शूट पे जा रहा है, कोई कभी कहीं खेलने जा रहा है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली गई है। तो आई थिंक जब तक हम कोई एग्जांपल सेट नहीं करेंगे, और एग्जांपल सेट फिर बात वही है कि जिसके एक दो प्लेयर ऐसे भी थे, एक दो प्लेयर ऐसे भी थे, जी जी, एक दो प्लेयर ऐसे भी थे सवेरा, अभी जो मुझे पता चला है कि उन्होंने कैंप अटेंड किया है, कैंप अटेंड करने के बाद डोमेस्टिक सीजन चल रहा था तो उन्होंने अपने ट्रेनर फिजियो से लिखवा लिया कि उसको रेस्ट चाहिए, तो वो डोमेस्टिक सीजन हो रहा है, टीम के अंदर भी नहीं है, टीम मतलब टूर पे भी नहीं जा रहे, और उसके बावजूद उन लड़कों ने लिखवा लिया, मेल करवा ली अपनी डिपार्टमेंट को कि जी हमें अभी हमारे ट्रेनर ने जो है या फिजियो ने हमें रेस्ट का कहा है, और जो कि अभी कैंप अटेंड करके आए काकुल से। मुझे मिसबा ने एक दो बातें बताई, मैं हैरान हो गया कि यार ये यंग लड़के हैं और डोमेस्टिक सीजन से छुपने की हरकतें कर रहे हैं। तो आई मीन कि ये समझ से बाहर है कि आखिर फिजियो या ट्रेनर किस तरीके से उन लड़कों को इतनी फेवर दिया जाता है। मेरे ख्याल में ज्यादा ही फेवरें लड़के लेते हैं उससे, जिसकी वजह से आज तक वो टीम के साथ ही हैं। समझ से बाहर और बहुत सारी चीजें हैं लाला, उनको समझना पड़ेगा। और जो है मीट एंड ग्रीट हो रहा है वर्ल्ड कप की कैंपेन में पाकिस्तान टीम का, बड़ा उस पर भी शोर मच रहा है, उसके वाले से भी बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल और डिस्कशन हमारी हो रही है। ऑब्वियसली जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द, एंड सुहेल आपको मैं इस कॉन्वर्जेशन में अब एड अप करूंगी बिकॉज ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव बीन पार्ट ऑफ मैनी लीग्स, वर्कलोड मैनेज करना, किसके लिए क्या रूल, कितने होने चाहिए, दो का ये एक पार सेट कर देना कि 2 से ज़्यादा एनओसीज नहीं मिलेंगी, कौन डिसीजन मेकर होना चाहिए, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए सवेरा उस दिन भी हमने इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन की, तो मेरा चांस तो यही है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदा हो सकता है वो फिजियो है। फिजियो को बताना चाहिए कि किस प्लेयर को भी जरूरत है, एंड देन ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप जैसे अभी बोर्ड ने ये एक पॉलिसी बनाई हुई है, तो पॉलिसी मेकर तो डेफिनेटली बोर्ड है कि बोर्ड पॉलिसी बनाता है, बट पॉलिसी बननी कंसल्ट, जैसे शाहिद भाई ने भी, वसीम भाई ने भी बोला कि कोच, चीफ सिलेक्टर, कैप्टन, ये सारे, एंड देन फिजियो। कोच ज़ाहिर ऑब्वियसली किसी की फिटनेस के ऊपर अगर पूछना है कोच, वो ज़ाहिर फिजियो से पूछेगा, या कैप्टन या सिलेक्टर ने पूछना, तो फिजियो इज द मेन गाय जो बताएगा आपको कि कौन से प्लेयर को भी, स्पेशली बॉलर्स को, क्योंकि बैट्समैन के ऊपर इतना वर्कलोड तो आपको पता है इतना नहीं होता, मेनली फास्ट बॉलर्स के ऊपर होता है। तो फिजियो इज द गाय कि वो रिपोर्ट दे कि यार इसको रेस्ट की ज़रूरत है, किस बॉलर को, स्पेशली जो बॉलर आपके तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, ऑब्वियसली उनको ज़रूरत होनी चाहिए, होती है, क्योंकि आप
बैक टू बैक इंटरनेशनल सीरीज होती हैं, बीच में जो थोड़ा बहुत टाइम होता है आपको पता थ्रू आउट द ईयर लीग्स चलती हैं। अब बैक इन डेज वो डिफरेंट होता था कि आपको एक टूर के बाद एटलीस्ट 2 वीक्स की ब्रेक मिलती थी, तो आपके जो मसल जो वेयर एंड टियर हुई होती थी फास्ट बॉलर की, वो अपनी जगह पे वापस आ जाते थे, आप रिहैब कर लेते थे। बट अभी क्योंकि बीच में ब्रेक नहीं मिलती, तो ये डिसीजन जो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है, जो रेलिवेंट बंदा है, वो फिजियो है, फिजियो एंड ट्रेनर। दे शुड टेल, वो चाहे कैप्टन को बताएं, चीफ सेलेक्टर को बताएं या कोच को, बट बोर्ड की तरफ से ये डिसीजन मेकिंग मेरी भी समझ में नहीं आता कि वो डिसाइड करेंगे किसको कितनी टीम खेलनी है। बट अगर आप बोर्ड के एंड पे देखें तो फिर हमारे प्लेयर्स का भी इसमें कसूर है। प्लेयर अगर आप अब देखें जो प्लेयर्स पार्ट ऑफ टीम नहीं है या पार्ट ऑफ प्लान नहीं है, अगर वो 4 लीग खेल रहे हैं और एक प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, अगर आप उसकी एनएससी रोकेंगे तो वो शो डाल देते हैं कि जी देखें आप बाकी तो 4-4 खेल रहे हैं तो हमारी क्यों रोक रहे हैं। तो बोर्ड के एंड पे भी डिफिकल्टीज प्लेयर्स की तरफ है। तो ये पूरा जो सर्कल है, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और म्यूचुअली डिसीजन होना चाहिए। एंड लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे रेलेवेंट बंदा कौन है, तो वो फिजियो बनता है, फिजियो एंड ट्रेनर। दे शुड टेल, दे शुड इन्फॉर्म सेक्टर या जो भी, या कोच को बताएं कि इस प्लेयर को अभी रेस्ट की जरूरत है। जी वैसे हाँ बिल्कुल, टोटली एग्री कि इसमें जो मेन आपका बंदा है वो आपका फिजियो है, बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनर ने भी उसी को रिपोर्ट करनी है, ठीक है ना। तो उसके पास सारा डेटा होता है, ठीक है ना, कि किसने कब खेलना। अब जैसे शाहिद ने बात की है कि डोमेस्टिक में क्या होता है, वो अपने डोमेस्टिक फिजियो से लिखवा लेते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस पे वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल टीम का या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर का जो फिजियो है उसकी रिपोर्ट को अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है ना। मैं एक आपको एक फ़नी इंसिडेंट ही कह लें, इसको मैं सुनाता हूँ कि एक हमारा था अभी सीरीज़, होम सीरीज़ हो रही थी, प्लेयर का नाम मैं नहीं लूँगा, तो वो फिजियो ने कहा जी ही इज़ इन द रेड जोन, इसको मतलब क्रिकेट नहीं, इसको ग्राउंड से ही रेस्ट की ज़रूरत है, नॉट इवन इन द जिम, कि ये कहीं भी नहीं जाएगा, इसको कम अज़ कम नेक्स्ट 3 वीक्स में ये घर पे बैठे कुछ भी ना करे। तो मैंने कहा जी ठीक है, तो मैंने उसको स्क्वाड में से हटा दिया। अब उसके बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आई, कैप्टन की रिक्वेस्ट आई जी कि नहीं उसको आप साथ रख दें, वही गारंटी जी कि वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। मैंने कहा ये देख लो फिजियो सामने बैठा है, ये कह रहे ये जिम तक नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, ये कहीं भी नहीं जाएगा, ही जस्ट वांट्स टू बी विद द टीम। तो देन आई एडेड हिम टू द स्क्वाड। 2 दिन बाद मैच था, जब मैच शुरू हुआ वो प्लेइंग 11 के अंदर वो मुझे लड़का नज़र आया और मैंने ऐसे सर अपना पकड़ लिया कि ये क्या हमारी क्या सोच क्या है, कि नुकसान तो उस लड़के को भी थोड़ा सोचना चाहिए था कि उसका अपना भी है, आप अपने करियर को हाँ, तो इम्पोर्टेंट जो है दैट मीन्स कि आपने फिर जो फिजियो आपकी टीम के साथ है, आपने उसको उसकी अहमियत ही आप नहीं देते ना। हाँ मर्जी होगी, जो आपको चीज़ सूट करेगी आप उसको मान लेंगे, जो नहीं सूट करती होगी आप उसको बिन में कर देते उसी रिपोर्ट को। तो आई थिंक ये पूरा एक कल्चर चेंज होने वाला है कि जो जिसका काम है उसी की डोमेन रहनी चाहिए। फिजियो ने कह दिया ये लड़का अनफिट है, नहीं खेल सकता, चाहे वो कैप्टन है चाहे वो कोच है, अनलेस कोई क्रंच मैच है, फाइनल मैच है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। कोई नॉर्मल सिनारियो के अंदर जब फिजियो ने कह दिया 2021 के सेमीफाइनल में हमने रिस्क लिया था। रिजवान जो कि एक रात पहले हॉस्पिटल में थे, उनको हमने वो सेमीफाइनल खिलाया था, रिस्क हमने लिया था। तो वो चलें वो नॉकआउट 22 के वर्ल्ड कप में हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं होता कि फिजियो कह रहा है ये लड़का नहीं खेल सकता और वो खेल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी लाला जी, मैं ये कह रहा हूँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जब मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, जब मैं आया था सिलेक्शन कमेटी से 1 महीने के लिए, तो उसमें मुझे आप यकीन करें टीम मैनेजमेंट कुछ और बता रही होती थी, प्लेयर कुछ और बता रहा होता था फिटनेस के हवाले से। तो मैं हैरान हो जाता था कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्लेयर्स और मैनेजमेंट की इतने अरसे से साथ खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीम मैनेजमेंट, प्लेयर्स की, सिलेक्शन कमेटी की आपस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल, कम्युनिकेशन से ही सारी चीजें होंगी। बट साथ ही साथ ऑब्वियसली क्योंकि हम इम्माद से हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी कि इम्माद वसीम नॉट बीइंग फिट और यूएसए के, इसका मतलब ये कि एडिड प्रेशर अब शादाब खान के ऊपर होगा, जो कि एक्चुअली खुद एक अच्छी फॉर्म में नहीं है। अभी जो आखिरी इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 खेला उसमें शादाब थोड़े से फॉर्म में दिखे। कोई बात, कोई डिस्कशन लाला आपकी कुछ हुई ऐसी? अच्छा सवेरा, मेरी एक पत्नी अच्छी आदत कहें उसको कि बुरी आदत जो भी है, मैं लड़कों के साथ इतना कांटेक्ट में नहीं होता, लेकिन जब किसी प्लेयर मुश्किल टाइम से गुजर रहा होता है तो मैं एज ए इंसान के तौर पे, एज ए सीनियर, मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे डायरेक्ट खुद कांटेक्ट करता हूँ।
तो शादाब के साथ भी मेरी ये जो इंग्लैंड का लास्ट का मैच खेल रहा था ये T20, उसमें 2-3 दिन से मैं शादाब के पीछे पड़ा रहा और खुद ही उसको मैसेज करना, खुद ही वीडियो कॉल करना और उसको कहता था कि शादाब आप ये चीजें गलत कर रहे हैं, आप या तो आपको कोई बता नहीं पा रहा, आप कर क्यों नहीं रहे ठीक, ना आपकी कमर लग रही है, ना आपकी रिस्ट जो है वो पूरी जा रही है, ड्रिप नहीं हो रहा, बॉल आपका ये पहले वाला शादाब मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे वीडियोस भिजवाएं प्रैक्टिस की और आप इस चीज को इस एंगल से आपने ये बॉल करने हैं। तो शादाब ने मुझे वीडियो भिजवाई, उससे मैंने पूछा कि कैसा फील कर रहे हो, क्या शायद भाई अच्छा फील कर रहा हूँ, बॉल भी अच्छा आ रहा था। तो मैंने कहा आपने इसी जिस तरह प्रैक्टिस में आपने मुझे वीडियोस बनाई, इसी तरह जो आप आखिरी मैच अगर खेलते हो नहीं खेलते जो भी होता है उस मैच के अंदर आपने इसी प्लान के थ्रू ही जाना है। आपने कोई फ्लाइट बॉल नहीं करनी, आपने मिडिल स्टिक और लेग स्टिक को फोकस करके दूर दूर तेज तेज बॉलें करनी, आपने फ्लाइट बॉलें नहीं की करनी। मैंने वो मैच देखा, उसका पूरा मैच उसी की वजह से मैंने देखा, उसकी बॉलिंग का वेट कर रहा था मैं। उसने 18 बॉलों में से 16 बॉलें वो ही की जिसकी मैंने उसको प्रैक्टिस कराई और 2 बॉलें मैंने जब शादाब को मैच के बाद कॉल की, मैंने शादाब आपने ये 2 बॉलें जिस पे छक्के खाए ये क्यों किए आपने, ये बॉल आपको तो जरूरत नहीं थी। खैर उसने अपना बताया कि शायद मैं चांस लेना चाह रहा था आउट करने का ये वो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ये मेन बॉलर है। शादाब की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए हमेशा कभी भी देखिएगा कि उसने आके मिडिल में जब भी 1-2 आउट किए हैं, अच्छी बॉलिंग की है, पाकिस्तान टीम मैच जीता है, ज्यादातर मैचेस जीता है। तो मेरे लिए शादाब की बॉलिंग बहुत ज्यादा अहमियत रखती है और जिस तरह आप कह रहे हैं कि इमाद को भी इंजरी है तो जिम्मेदारी और ज्यादा शादाब पे आएगी एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ परफॉर्मर। और इसी तरह मेरी आजम खान के साथ 2 दिन से अभी यहाँ मैं इंग्लैंड में हूँ, आजम खान के साथ भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मोटिवेट किया जाए। यही हमारे प्लेयर हैं, इन्होंने खेलना है, इन्होंने परफॉर्म करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है इनके ऊपर सोशल मीडिया वगैरह में, मैं भी देख रहा हूँ आजम के हवाले से। तो आजम को यही मेरा मैसेज था कि आजम मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा हूं कि जब आप परफॉर्म नहीं करोगे आपकी फिटनेस के ऊपर बात आएगी। ये मैं आपसे आज नहीं कह रहा, ये तकरीबन मैं आपसे 7, 8 साल, 9 साल से कह ही जा रहा हूं, जब से मैं आपको देख रहा हूं कि अपनी फिटनेस को बेहतर करो। जब आप परफॉर्म नहीं करोगे आपकी फिटनेस के ऊपर सब उंगलियां उठाएंगे और आज वही सब कुछ मैं आपके सामने देख रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे प्लेयर्स हैं, इन्हें हमें मोटिवेट करना है, इन्हें बैक करना है, चाहे वो बाबर आजम है कोई भी है, हम सबको उठा के रखेंगे। वर्ल्ड कप के बाद फिर इंशाल्लाह बातें करते रहेंगे, गलतियां निकालते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कोशिश हम सबकी यही होनी चाहिए कि हम अपनी टीम को उठा के रखें। लाला, जस्ट टू ऐड इन इट, आप जब आजम की बात कर रहे हैं, इतनी क्रिटिसिज्म हुई कि आजम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है वो पूरा वाइप ऑफ कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी आजम के लिए। सो आई होप आपकी जो है वो डिस्कशन हो जाए आजम खान से बिफोर द यूएसए मैच के हमें मोटिवेटेड आजम खान दिखे। हाँ। इंशाल्लाह नजर आएगा, वो लड़का तगड़ा है, तगड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, उसको फिटनेस अपनी जगह पे रखें। लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस नंबर पे जो हार्ड हिटर्स में हम इफ्तिखार, आजम या खुशदिल, ये 3 लड़के ही आपको नजर आएंगे। बाकी वसीम बेहतर जानता होगा कि सिलेक्शन कमेटी काफी अरसे से रहा है, लेकिन मुझे ये जो 3 नाम मैं बता रहा हूँ इससे बेहतर आपके पास इन नंबरों के लिए कोई है नहीं इस वक्त। जी वसीम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए ना, यही तो एक मेन रीजन था कि फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ा कि उस स्किल सेट के ऑप्शंस आपके पास कम थे, दूसरे आपने उनको ट्राई आउट कर लिया था ऑलरेडी, वहाँ से रिजल्ट्स नहीं मिले तो फिर आप इसके ऊपर आए हैं। लेकिन आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने यूटिलाइज अपने रिसोर्सेज को कैसे करना है। ठीक है, एक तो ऑब्वियसली हमारी टीम है, वी ऑल वांट देम टू विन, और जैसे मतलब कल का मैच है जो अभी, ना सिर्फ कि हम चाहते हैं कि वो मैच जीतें बल्कि एक स्टेटमेंट दें पहले मैच के अंदर, कुछ 70-80 रन के मार्जिन से जीतें, कन्विंसिंग तरीके से जीतें कि हम सीनियर टीम हैं। कि हमारी जो थोड़ी सी आदत है ना कि हम अपना लेवल गिरा लेते हैं टीम के हिसाब से, हम लेवल अपना उठाना होगा। जैसे अफगानिस्तान को हमने देखा है, ठीक है, वो युगांडा से खेल रहे थे लेकिन उन्होंने शो किया कि कितना डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच में। तो उम्मीद है कि हमारे लड़के, और शादाब की जहाँ तक बात हो रही थी कि शादाब ने मोस्टली आप देखेंगे बड़े इवेंट्स में या बड़े मैचेस के अंदर ही हैज़ ऑलवेज स्टूड अप, उसने परफॉर्म किया है। बायलैटरल में उसकी जैसी भी उसकी परफॉर्मेंस रही हो, बड़े इवेंट्स के ऊपर उसने परफॉर्म किया है। दैट्स व्हाट वी आर होपिंग कि जैसे शाहिद ने कहा है कि मिडिल ओवर्स का हमारा जो मसला एक चल रहा था वो हल आके शादाब नहीं किया था जब इसने विकेटें लेनी शुरू की थी, कि जब विकेटें नहीं मिलती तो वी स्ट्रगल। तो आई थिंक शादाब पे उम्मीदें हैं और आई एम श्योर कि वो उसी तरह परफॉर्म करेगा जिस तरह
पिछले वर्ल्ड कप में या उससे पिछले वर्ल्ड कप में हमने देखा कि मिडिल में आके इसने विकेट भी ली और साथ बैटिंग में भी इन्वॉल्व होता है। एंड नॉट जस्ट परफॉर्म किया है कि अपनी परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट क्रिएट किया है, पाकिस्तान जीत की तरफ जो है वो बहुत बड़ा पुश किया है। सो यस, शादाब की इंपॉर्टेंस बिल्कुल है। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की तो बात होगी, बट आज जो 3 मैचेस होने हैं उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 T20 के इस फॉर्मेट के हवाले से, जिसमें आज भी मैचेस खेले जाएंगे। इंडिया भी आज अपना पहला मैच खेल रहा है आयरलैंड के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान टीम भी तैयारियों में है, क्योंकि कल पाकिस्तान ने भी अपना पहला मैच खेलना है। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से यहाँ पर ख़ासी बात रही है और हम उनके मुख्तलिफ जो खेलने के अंदाज़ हैं या जो उनका वर्कलोड है उसके ऊपर ख़ासी बात करते रहे हैं। आज इस पर मज़ीद तफसील के साथ गुफ्तगू होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अमाद अहमद साहब, जो कि पाकिस्तान में और इंग्लैंड दोनों जगह पर बैक वक्त काम कर रहे होते हैं। कुछ वक्त ये वहाँ पर इंग्लैंड में होते हैं, कुछ वक्त यहाँ पर होते हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के हवाले से इनकी खासियत है, इनकी महारत रखते हैं, स्पोर्ट्स फिजियो हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हम अगर बात करते हैं तो आज ही ये ख़बर भी, अभी थोड़ी देर पहले ही हम ज़ेर बहस के अमाद वसीम पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। आप देख तो रहे होंगे कि आज़म खान की फ़िटनेस पर भी ख़ासी बातचीत रहती है। तो सारी चीज़ें देख रहे हैं, आपको लगता है वाकई जो दौर जदीद के तकाज़े हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस को देखा जाता है, आप बिलखुसूस आपके शोबे को लेकर उसको अहमियत दी जाती है, और क्या वाकई उन तमाम खतूत पर पूरा उतरते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर दुनिया के साथ मवाजना करते हैं तो? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स फिटनेस, इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इतनी जल्दी इवॉल्व हुए इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स कि अब कोई भी प्लेयर जो है, कोई भी एथलीट है, उसको आप छोटा सा एक उसकी असेसमेंट करने के बाद, बायोमैकेनिकल असेसमेंट करने के बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस प्लेयर को ये इंजरी हो सकती है। और ये खूबसूरती है इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की। अगर आप क्रिकेट की दुनिया में देखें तो क्रिकेट की दुनिया में जो टीम्स इस वक्त लीड कर रही हैं, जिनमें हमारा हमसाया मुल्क है, इंडिया है, उस पर इंग्लैंड है, इंग्लैंड के आपको एथलीट्स नज़र आएंगे। आई कंसिडर देम एज सुपर एथलीट्स, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली है जो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके एथलीट के अंदर नज़र आती है। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो बहुत है, हमें नज़र आता है सारा वक्त, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन में या कोई असेसमेंट क्राइटेरियाज जो हैं अभी तक वो सेट नहीं है। इसलिए ये होता है कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स, बहुत एसेट्स जिनको मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए, जिस तरह आपके फास्ट बॉलर्स हैं, आपके बैट्समैन हैं, ये लोग एसेट्स होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनको पहले से प्रीएम्प्ट करना चाहिए कि इनके बॉलिंग एक्शन में कोई इशू तो नहीं है, इनकी कोई बायोमैकेनिक्स का कोई इशू तो नहीं है, इनकी डाइट का कोई इशू तो नहीं है। जब प्लेयर्स ट्रैवल करते हैं गर्म मुल्क से सर्द मुल्क में, सर्द मुल्क से गर्म मुल्क में, एक एक्लाइमेटाइजेशन का एस्पेक्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में अप्लाई होता है कि आप जो डाइट खा रहे होते हैं गर्म मुल्क में, जब आप सर्द मुल्क में जाते हैं आपको अपनी डाइट वेरी करनी पड़ती है। ये काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट में डिफिशिएंट हैं। आई डोंट सी देम इन पाकिस्तान। डायग्नोसिस भी आपके ख्याल में फिर उसी लिहाज से ठीक नहीं होती होंगी, आप ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान में डायग्नोसिस का भी इशू है? बिल्कुल ऐसी है। देखें, डायग्नोसिस तब होगा ना जब आप किसी चीज़ की असेसमेंट करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, केपेबल होंगे, आप केपेबल होंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जिन ममालिक ने, जिन क्रिकेटिंग कंट्रीज़ ने ये सब टेक्नोलॉजी अप्लाई कर ली है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर मेरी नॉलेज के मुताबिक दे आर रफली 30 to 40 स्पोर्ट्स साइंस लैब्स, जहाँ एथलीट्स को लाया जाता है, उनका ट्रियाज किया जाता है, उनको स्क्रीन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि इस बॉलर का ये इशू है, इस बैट्समैन का ये इशू है। और बाकी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉलर्स को असेस किया जाता है, टेनिस प्लेयर्स को असेस किया जाता है, उनकी सर्व को असेस किया जाता है, हर चीज़ को असेसमेंट की होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल अभी तक शायद कोई ऐसी स्पोर्ट्स साइंस लैब एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम कम्पीट तो कर रहे हैं एट अ इंटरनेशनल लेवल, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में उनके साथ कम्पीट करने में थोड़े से ज़रा
मेरा ख्याल है हम पीछे हैं अभी, काफ़ी सारे पीछे। बॉलर्स विद डिफरेंट एक्शन, हाँ पीछे तो हैं बॉलर्स विद डिफरेंट एक्शन, जाहिर सी बात है उनके लिए एक डिफरेंट रिजीम होती है, एक डिफरेंट तरीका होता है। सुहेल, आपको मैं एड अप करूंगी इस कॉन्वर्जेशन में, बिकॉज आपका एक डिफरेंट किस्म का एक्शन है, एक डिफरेंट किस्म का पोस्चर है वाइल बॉलिंग। कितनी दफ़ा आपको उसकी वजह से मुश्किलात हुई हैं? डिड यू फाइंड एनीवन जिनसे आप इस बारे में बात कर सकें यहाँ बीइंग इन पाकिस्तान कि मुझे ये इश्यूज हैं, या फिर इवेंचुअली जब आप लीग्स पे दुनिया में बाहर गए तो तब आपको कहीं बात करने के लिए कोई मिला? नहीं सवेरा, जैसे अभी जी हमारे टाइम जब तब तो खैर पूरी जी, बट नहीं सुहेल, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज़ हमें सही से नहीं आ रही है। इफ़ वी कैन जस्ट रिकनेक्ट सुहेल, और हम बिल्कुल जानना चाहेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जब नसीम शाह शुरू में आए उनके ऊपर भी यही बात हुई कि उनका लैंडिंग फुट जो है वो इतना टेढ़ा पड़ता है कि टोर्सो पे इम्पैक्ट आता है, तो ये इंजरी प्रोन है, इनका एक्शन बदलना पड़ेगा। बट ये सारी चीज़ें विजिबली असेस करके हम बता रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ द मशीनरी दैट इज़ यूज्ड फॉर दैट। जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आपके पास एक बायोमैकेनिकल लैब स्टेट ऑफ द आर्ट अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो आप इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप प्लेयर को थोड़ा टाइम दे सकते हैं। आई फुली अंडरस्टैंड कि जब एक आपका एक एसेट है, एक फास्ट बॉलर है, आपकी कोशिश होती है कि वो फास्ट बॉलर जितना तेज़ बॉल कर सके उतना ही अच्छा है। लेकिन उसको जब आप ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने सिर्फ तेज़ बॉल करनी है, और आपको ये नहीं बताते कि इस तेज़ बॉल करने में आपके बाकी जो एनाटमी है बॉडी की वो कैसे चेंज होगी, वो कैसे ऑल्टर होगी, तो ये एक थोड़ा सा ऐसा एडवाइस है जिस पे आप उस फास्ट बॉलर को, उस एसेट को कम्प्लीटली लूज़ कर सकते हैं। वो उनका क्रिकेटिंग करियर ख़त्म हो सकता। तो मैं तो बड़ा इस चीज़ पे बड़ी मेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी है कि अगर आप किसी को जब इस तरह का एडवाइस देते हैं तो हमको बताया कि इसके साथ आपने और क्या करना है, कि अगर आपका लैंडिंग फुट ठीक नहीं है तो आप अपने हैमस्ट्रिंग को, क्वाड्रिसेप को, जो कि एक दूसरे को एंटागनाइज और एगनाइज करते हैं, आप उनको इस तरीके से डेवलप करवाएं कि उन पे जोर ना आए या आपकी नी पे जोर ना आए, सपोर्ट मिल जाए, उनको सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि मसल्स का काम होता है जॉइंट्स को अपनी जगह पे रखना। तो वो जब नहीं होता तो जॉइंट्स में प्रोपेंसिटी होती है कि दे कैन मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइड टू साइड, और जब वो एक्सेसिव फोर्स के साथ मूव करते हैं तो अपने साथ कोई ना कोई लिगामेंट या अपने साथ कोई कार्टिलेज या अपने साथ कोई बर्सा वो इंजर कर देते हैं। क्योंकि आपने एक्सट्रीम पेस की हम बात कर रहे हैं, एकदम से मेरे जहन में हारिस रऊफ आते हैं। रिसेंटली अभी ये इंसिडेंट भी हुआ कि नहीं जी, लॉन्गर फॉर्मेट नहीं हारिस खेलेंगे, शॉर्टर फॉर्मेट खेलेंगे। एक्सट्रीम पेस है, बट वी शुड रिमेंबर कि वो एक टेप बॉल बॉलर से इस फील्ड में आए और फिर उन्होंने मतलब अपनी पूरी यूथ में उन्होंने टेप बॉल खेली, जिसका एक डिफरेंट डायनामिक्स होता है। मे बी इन चीज़ों को इन कंसिडरेशन लेना चाहिए। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक फास्ट पेस बॉलर है तो उसको क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा प्लेइंग विद द हार्ड बॉल नाउ। देखें, टेप बॉल तो सारे खेल के आते हैं, चाहे हमारे बैट्समैन हैं चाहे हमारे बॉलर हैं। नर्सरी तुम्हारी वही है, किसी न किसी स्टेज पे वो खेल के आए हुए आते हैं। हमारा जो इशू है, देखें जितनी भी बातें भी डॉक्टर साहब ने भी की हैं, हमारे टॉप लेवल के ऊपर मोर और लेस ये चीज़ें हो रही हैं और आपके पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। अब बात जा आ रही है ना कि फास्ट बॉलर्स की, अब ये चीज़ें आइडेंटिफाई अगर होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे आके, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। कि जब नसीम शाह 14 साल का था, 15 साल का था, उस टाइम ये चीज़ आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुई? दैट वाज द टाइम। इसी तरह शाहीन का कोई इशू था तो उस टाइम आइडेंटिफाई होना चाहिए था, क्योंकि कहने को थोड़ा सा पाँव इधर कर लिया या बाजू इधर कर लिया बॉलर का, छोटी सी चीज़ है, बट इट्स मैसिव। उसके पूरे बायोमैकेनिक्स आपके चेंज हो जाते हैं ना, मसल होती है आपकी, आप वही कर रहे हो। इस लेवल पे आके तो किसी का एक्शन चेंज करवाना, इट्स अ मैसिव थिंग। तो बहुत कम आपको देखने में मिलता है, क्योंकि अभी भी देखें कि हम एक चीज़ जो हमेशा मैं बात करता था कि हमारा फोकस हमेशा प्लेयर्स पे रहता है, कोचिंग स्टाफ पे रहता है, पीसीबी के अदर डिपार्टमेंट्स पे रहता है। ये एक डिपार्टमेंट हमारा ऐसा था जो कि नेग्लेक्टेड था, जिसके ऊपर बात नहीं की जाती थी। पिछले 20 साल से डॉक्टर सुहेल थे वहाँ। आपके यही डिपार्टमेंट था कि आपके कितने प्लेयर्स ज़ाया हुए, ठीक है ना। अभी भी रीहैब किसी को करवाना होता है तो व्हाई डू वी हैव टू सेंड हिम टू यूके? हमारे पास अपना रीहैब सेंटर प्रॉपर क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम डायग्नोज गलत क्यों कर पाते हैं। नसीम की इंजरी
डायग्नोज नहीं हो पा रही थी कि जी वो थ्रो करते हुए इसको प्रॉब्लम है, बॉलिंग करते हुए ही इज फाइन एंड ही वाज कैरिंग अ फ्रैक्चर। एहसानुल्लाह इज द रीसेंट एग्जांपल दैट वी हैव। अभी एहसानुल्लाह सेम केस एहसानुल्लाह के साथ भी हुआ कि डायग्नोज ही हम नहीं कर पाए हैं। एक तो सही काम के लिए सही बंदा आप लेके आए जो डायग्नोज तो कम से कम कर सके, जिसको रिपोर्ट पढ़नी तो आती हो ना। कि मतलब इट वाज हाउ अनफॉर्चुनेट वाज इट कि जब एहसान की रिपोर्ट थी तो उसके अंदर लिखा हुआ था इसको फ्रैक्चर है, ऑब्वियसली इनके अपनी टर्म जो उस लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जहाँ वो नहीं पढ़ा गया ही कैरिड ऑन बॉलिंग। वो ही रिपोर्ट जब यूके गई तो उसने फर्स्ट क्लास की बात कहा इज कैरिंग अ फ्रैक्चर। उसके बाद फिर उसका जो सर्जरी हुई शायद वो भी गलत हुई है। तो अब यू आर प्लेइंग विद द कैरियर ऑफ द बॉयज़, तो आपको थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान पीसीबी को देना होगा कि हमारा एक रिहैब सेंटर प्रॉपर होना चाहिए कि जहाँ पे आपको बाहर भेजने की ज़रूरत प्लेयर्स को ना पड़े। और जब प्लेयर्स बाहर जा रहे थे तो आपके जो लोकल रिहैब सेंटर अपना था वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। वो इस चीज़ को नहीं पसंद किया जा, डिस्करेज किया जा रहा था, भाई क्यों जा रहे हैं उधर, इनको इधर ही रहना चाहिए, क्यों कि वहाँ बेहतर काम हो रहा था। तो बजाय खुद आप अच्छे होने के आप दूसरों पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये डिबेट आपको पता ही है कि जिसके पास कौन जा रहा था और यहाँ पे, हाँ तो फिर भी देखें मतलब वी आर सो फॉर्चुनेट कि देखिए अभी इंडिया का जिक्र हो रहा है, इंग्लैंड का जिक्र हो रहा है, अगर इंजरी का रेशो आप देखेंगे तो वो भी हमसे ज़्यादा है उनका, ठीक है ना। उनका जोफ्रा आर्चर भी अनफिट होता है, उनका मार्क वुड, सारी टेक्नोलॉजी ये चीज़ों के बावजूद वो इंजरी वहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन हम यहाँ पे निचले लेवल पे, क्योंकि अभी तो हाईलाइट हो रहे हैं ना, शाहीन है, ये एहसानुल्लाह, ये तो ऊपर आ गए। नीचे कितने केसेस हैं, काउंटलेस केसेस हैं जो अंडर 19 अंडर 16 में लड़के आए, तेज़ बॉलिंग कर रहे थे, बैक उड़ गई। बल्कि अभी PGL एक हुई थी हमारी जूनियर लीग हुई थी, उसमें बड़े हाईलाइट हुए थे कुछ लड़के, आपको भी याद है, वो सारे इंजर्ड हैं क्योंकि उनके एक्शन के अंदर फ्लॉज थे। फिर उनकी डायग्नोज सही नहीं हुए, फिर उनकी ट्रीटमेंट सही नहीं हुई, अभी तक वो सीन से आउट हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है। वसीम हसनैन इतने अरसे तक हमारी डोमेस्टिक में बॉलिंग करता रहा, ही वाज नेवर कॉल्ड फॉर चकिंग, और वो जाते हैं BBL में एंड देन ही इज कॉल्ड फॉर चकिंग। इसका मतलब ये है कि हम तो वो देख ही नहीं रहे। बट जहां ऑब्वियसली डॉक्टर साहब आपने भी बात की, आपने भी इंडिया की बात की, ऋषभ पंत जो कि इतने बड़े एक्सीडेंट से गुजरे और उनके लिए एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल जो है वो ला के BCCI ने रखी, विच इज नॉट इन a cheap equipment, but yes, if you need that for an athlete of yours who's important for your team, you need to get it. I would like to add to what Wasim bhai is saying. Actually, he's absolutely correct कि जब आपकी इंजरी हो जाती है उसमें भी आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अब आपके पास हम एग्जांपल्स हैं, बुमराह इंजर हुए थे कुछ अर्सा पहले, he came back more furious, he came back more quicker, जिसको कहते हैं कि, और वो ज़्यादा लीथल थे। आपने एग्जांपल दी जिन प्लेयर की, जिसका नाम है कि आपने एसेट्स को जब अपने प्रोटेक्ट करना है तो रीहैब के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। आपने देखना है कि रीहैब में आप किसी को कोई ओवरडू तो नहीं करवा रहे, आप किसी को कोई इस तरह का चीज़ तो नहीं करवा रहे कि वो परमानेंट, बजाय इसकी कि आपको ठीक करें आप उनको कोई परमानेंट इंजरी कर दें। तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ रोल ऑन बोथ स्पेक्ट्रम्स, इंजरी प्रिवेंशन के लिए भी और इंजरी मैनेजमेंट के लिए भी। एंड दिस इज़ वाई आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट के हर जो भी क्रिकेटिंग नेशन है उनके पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। हम देख रहे हैं अभी, कल आप देखेंगे आयरलैंड के प्लेयर्स जो हैं, दे हैव कम अ लॉन्ग वे। अगर आप उनको देखें जिस तरह वो खेलते हैं, वो इंग्लैंड के प्लेयर्स को या इंग्लैंड की जो टेक्नोलॉजी है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं जितनी बार आयरलैंड जाता हूँ मैं देखता हूँ कि दे आर ब्रिंगिंग इन ऑल दोज गैजेट्स विच आर एक्चुअली अवेलेबल इन द UK, और वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे देख के कि ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी फिटनेस भी बेहतर हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है, और वो आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा कुछ अर्से के बाद प्रॉब्ली दे विल बी one of the best teams. तो वो टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को मुसलसल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उससे उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन डॉक्टर साहब हम तो ये कहते हैं कि हम नेचुरल, हमारा नेचुरल एक्शन है, हम इसी में उलझ जाते हैं। अगर कोई चीज़ किसी से बात भी करते हैं, नेचुरल एक्शन है जी, इसके नेचुरल एक्शन को मत छेड़ें, इसकी नेचुरल चीज़ों को मत छेड़ें। नहीं देखिए नेचुरल का, आप देखें पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में नेचुरल का होता है कि अब डॉक्टर साहब हैं या कोई और भी होंगे तो वो जो नेचुरल जितना वो बचा सकेंगे वो बचाएंगे, यू डोंट वांट टू टेक दैट अवे। अब वो नेचुरल के अंदर वो सेफ कितना है, उसका सेफ एक्शन कितना है, इंजरी के चांसेस उसमें क्या है, वो आपने देखने होते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें ये इट्स नॉट सेफ, कोचिंग में भी यही होता है और इनके प्रोफेशन में आई एम श्योर इसी तरह की चीज़ होगी कि आपने अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो सेफ्टी की बेस के ऊपर। नेचुरल एक्शन मैं फिर वापस जाऊंगी बिकॉज अब सोहेल के साथ कनेक्शन। सोहेल, कैन यू हियर अस? जी, नेचुरल एक्शन की बात हो रही है। सोहेल, आप किस किस स्ट्रगल से गुजरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ योर करियर? मेरा और द कैरियर अगर फास्ट में तो भी 100% फिट हो गया, बट इन माय केस
डिफरेंट था, बायोमैकेनिक्स डिफरेंट थे, एक साइड पे लोड ज़्यादा आता था। तो ये अब सारी चीज़ें अभी तो मैं बयान कर सकता हूँ, तो व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे तो कुछ इल्म नहीं था, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मेडिकल पैनल था या जो लोग थे शायद उनको भी पता नहीं था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें होती हैं, या तो अगर आपको किसी बॉलर के एक्शन में फ्लॉ नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो इंजर्ड हो जाएगा, या तो आप एक्शन चेंज करा देते हैं थोड़ा बहुत। अगर वो नहीं हो सकता, आपको लग रहा है कि उससे आपका बॉलर का कैरियर जो है, जो उसकी एक्सपर्टीज है उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो फिर दूसरा उसका हल ये है कि आप जिन एरियाज पे लोड ज़्यादा आ रहा है, जो ज़्यादा लोड लेने वाला एरियाज हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें मैंने अभी से 4-5 साल पहले, जब 2017 में मुझे जाके दोबारा नी का काफ़ी ज़्यादा, दूसरी नी मेरी डैमेज हुई, एक तो अर्ली एज में ही हो गई थी, आपको पता है, नी सर्जरी या वेंट थ्रू, वो अगर मैं पूरी एपिसोड है वो इधर बयान करना शुरू कर दूं तो बहुत टाइम लग जाएगा कि वो कैसे हुआ सारा कुछ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिहैब की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है अभी। आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या हालात हैं, लेकिन जब मैं अपने प्लेइंग डेज की बात करूँ, आप देख लें मेरे सामने मेरी नी सर्जरी हुई, शुएब भाई मुझसे पहले नी के वो पेशेंट थे, एंड देन उमर गुल, समी हैं वो, समी नियाजी, उनकी नी सर्जरी हुई। देयर आर फ्यू केस नी सर्जरी हुई बट दे नेवर केम बैक। रीजन इज कि रिहैब अच्छे नहीं हुए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आई थिंक ये सेकंड करेंगे मुझे, कि ऑब्वियसली सर्जरी इज इम्पोर्टेंट बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज रिहैब। आप देख लें बात हुई उसमें प्ले, लेकिन क्या हुआ, बॉलर इंजर्ड, वो वापस आते हैं, उनको अपना वो जो उनकी को टच कई महीने लगते हैं, कईयों को सालों लग जाते हैं। तो ये है कि रिहैब अच्छा नहीं होता हमारा। तो ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव। हमारे यहाँ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मैं ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स लर्न किया, और ये मैं अपनी एग्जांपल मेरे सामने, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो एरियाज मुझे फिर पता चला इधर उधर बात करके कि किन एरियाज पे मेरे लोड ज़्यादा आता है, लोअर बॉडी पे ज़्यादा आता था, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा आता था, तो मैंने उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमें इन मेडिकल में स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें स्पेशलिस्ट लाने होंगे अगर हमने चीज़ों को बेहतर करना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर करना है तो करना पड़ेगा। और एथलीट्स हैं तो ऑब्वियसली एथलीट्स के साथ ये हैंड इन हैंड चीज़ें साथ चलती हैं। मतलब हम पर जाना है, बट जाते जाते द काइंड ऑफ अवेयरनेस, ऑब्वियसली जनरली प्लेयर्स को उस तरह अवेयरनेस नहीं है ऑब्वियस हमारे पाकिस्तान में या इस रीजन में उस तरह एथलेटिक अवेयरनेस नहीं मिलती अनटिल अनलेस आपको कोई गाइड करे। अ वेरी सीनियर प्लेयर पाकिस्तान टीम के, जो कि अपनी रिहैब के लिए आइसक्रीम खाते थे वापस मैच से आके, यस इस तरह के भी इंसिडेंट्स हुए, एंड देन उनको किसी ने गाइड किया। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं मैचेस के हवाले से, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल के हवाले से। और हम काफ़ी बरसों से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जब कहीं ना कहीं वो अनफिट होते हैं, इंजरी हो जाती है या उन्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो उनकी जो बहाली का अमल है वो उतना ज़्यादा जदीद तरीक़ों से, जदीद साइंसी तरीक़ों से, उस टेक्नोलॉजी से हम मुस्तफ़ीद नहीं होते हैं, और हम अपनी जो बज़ाहिर नज़र आता है उसके ऊपर अपनी तशख़ीस करते हैं, उसको आगे लेकर चलते हैं, और इसका बसा औक़ात हो सकता है कुछ फ़ायदा होता हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में अगर माजी करीब में देखते हैं, एहसानुल्लाह, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं। हसनैन जिसका भी आपने जिक्र किया कि वो पाकिस्तान में खेल रहे थे तो उनका कोई पता ही नहीं था, लेकिन यकायक वो BBL में गए हैं तो वहाँ पर उनके एक्शन के ऊपर एतराज़ हुआ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं और फिर उसका नुकसान हमें बड़े वक्तों में होता है। डॉक्टर साहब, ये जो अभी का हम अपना मवाजना, आपने कहा कि इंग्लैंड की आप फ़िटनेस को देख लें, पाकिस्तान की फ़िज़िकल फ़िटनेस को देख लें, आयरलैंड का आपने हवाला दिया है, आप दोनों जगह पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रुकावट किस जगह पर है? मतलब हम ये अभी तस्लीम नहीं करना चाहते कि टेक्नोलॉजी इतनी है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप कम अज़ कम जो मशीनें इंसान ने बनाई हुई हैं इसके लिए, उसका भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लें। मेरा अपना ख्याल है जी, ये एटीट्यूड टू चेंज जो है, इसकी एक थोड़ी सी अभी पाकिस्तान में कमी है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद अभी भी यही समझा जा रहा है कि शायद इसी तरह ही स्पोर्ट्स आगे चलती रहेंगी। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इस तरह हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया पाकिस्तान की किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, हमारी पिछली ओलंपिक्स में आप देख लीजिए, पाकिस्तान की टोटल रिप्रेजेंटेशन थी वो 7 प्लेयर्स की थी,
जिनमें से शायद 2 प्लेयर्स थे जो शायद सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक गए थे, उसके अलावा बाकी जो 5 प्लेयर थे वो शुरू में ही निकल गए थे। तो ये बता रहा है आपको कि जनरली इस दफा सिर्फ 2 हैं बाय द वे। अच्छा Yes. मुझे और इस कम बात की हो नहीं पता। अच्छा चलें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एक हमारा एक होता है एस्पेक्ट कि हमने चेंज को एक्सेप्ट करना होता है, हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स साइंस लैब होनी चाहिए। पीसीबी इतना बड़ा इदारा है, उनके पास एक स्पोर्ट्स साइंस लैब होनी चाहिए जहाँ पे वो अपने सब डोमेस्टिक क्रिकेट, जिस तरह वसीम भाई ने बात की, बिल्कुल सही बात की कि डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स से आप ट्रियाज शुरू करें, उनका स्क्रीनिंग शुरू करें। जो आपको एसेट्स लगते हैं कि ये लड़के कल को पाकिस्तान खेल सकते हैं, उनको आप उनका एक टियर 1, टियर 2, टियर 3 बना लें और उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलें। और टियर 1 वाले जो प्लेयर्स हैं उन पर स्पेशल फोकस रखें। मेरे ऐसा कोई आदमी या स्पोर्ट्स फिजिशियन जो फॉरवर्ड लुकिंग हैं, जिनको पता है कि टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनके साथ उनको इंगेज करें, उनके एक्शंस की पे रेक्टिफाई करें अगर कोई ऐसी चीज़ है, उनकी डाइट देखें, उनकी न्यूट्रिशन देखें, क्या खाते हैं, क्या होना चाहिए, बॉलर की डाइट क्या है, बैट्समैन की डाइट क्या है, फ़र्क है। अब तो साइंटिफिकली हर चीज़ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप बॉलर को वही डाइट खिला रहे हैं जो बैट्समैन को खिला रहे हैं, तो उसमें फ़र्क है, क्योंकि बॉलर को चाहिए क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जो ATP एक हमारा जो होता है बायोकेमिस्ट्री, अगर आप पढ़े तो उसमें आता है, तो उसको क्विक बाउट्स ऑफ एनर्जी चाहिए। बैट्समैन को नहीं चाहिए, बैट्समैन को लंबी जो कहते हैं कि टाइम चाहिए, क्योंकि उसने खड़ा होना है, उसने सिंगल्स लेने हैं, डबल्स लेने हैं, वो करना है। फिर फिजियोलॉजिकल असेसमेंट होती है आजकल, आपका रेड मसल देखा जाता है, आपका वाइट मसल देखा जाता है कि इसमें रेड मसल ज़्यादा है, इसमें वाइट मसल ज़्यादा है। जिसका रेड मसल ज़्यादा है इसका मतलब है कि ये लंबे अरसे के लिए जो है रनिंग कर सकता है, मैराथन रनिंग कर सकता है। बॉलर्स के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं आजकल। आप ख़ास ट्रेनिंग होती है उसके लिए, आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें किसी का अगर कम है रेड मसल्स को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, क्योंकि शायद एक मेंटल ब्लॉक है कि शायद हम ऐसे ही सर्वाइव कर इस मेंटल ब्लॉक को हमें तोड़ने की ज़रूरत है, ये रुकावट जो है ये ख़त्म करने की ज़रूरत है और शिद्दत से ज़रूरत है। अगर हमने मॉडर्न डे क्रिकेट में जो है हमने अगर सर्वाइव करना है, लाला आपकी तरफ मैं आऊँगी, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं, जो ये एक एरिया है, ये एक फील्ड है जहाँ हम फोकस ही नहीं करते। कोई भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तो फोकस करें बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट राइट नाउ, बट कहीं भी किसी भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आपको मेडिकल डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग दिखता ही नहीं है। सो यानी अगर दुनिया भर इस बात पे फोकस कर रही है कि किसकी कौन सी चीज़ ज़्यादा है नेचुरली इन हिज बॉडी और उसको इन्हांस करके आप उसको एक डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते हैं, तो हम तो हमने पहले ही चांस कम कर दिया अपने एथलीट का 10 से 20% और मे बी 50% कम कर दिया वो चांस। सवेरा देखें, जितनी भी प्रोफेशनल वर्ल्ड है, प्रोफेशनल लोग हैं, वो सारा फिर बड़े प्रोफेशनल तरीके से हर चीज को लेके चलते हैं। उसके हमारे अपने दूसरे मसले मसाइल इतने ज्यादा हैं कि ये तो पता नहीं कब आएगी इसकी बारी। लेकिन मेरे ख्याल में इन चीजों को सामने, अगर आपने वर्ल्ड बेस्ट बनना है, सिर्फ एक वक्त तक या एक टूर तक नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट नंबर 1 रहना चाहते हैं, जिस तरह के ऑस्ट्रेलियंस या इंग्लिश प्लेयर्स, दे आर वेरी प्रोफेशनल। ये फिर हर चीज में प्रोफेशनल्स हैं, ये वो हर एक चीज देखते हैं। जिस तरह हम बात करते रहते हैं कि पाकिस्तान टीम में प्लेयर आके खाना पीना ट्रेनिंग करना सीखते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये ग्रास रूट लेवल से ही शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज की अवेयरनेस देना शुरू हो जाता है ग्रास रूट लेवल से। तो ये जो डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हम काफी पीछे हैं इन चीजों में। और सवेरा बात सिस्टम की है। हम हमें ये नहीं पता होता कि कोई चेयरमैन आ रहा है तो कितने अरसे तक वो चेयरमैन है या सिलेक्शन कमेटी कब तक है। जो नया चेयरमैन आता है वो अपनी नई सिलेक्शन कमेटी ले आता है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बहुत आई मीन कि किसी भी चीज को करने के लिए उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, जिसमें मेरे ख्याल में हम काफी लैग करते हैं। काफ़ी लैग करते हैं। अब थोड़ा सा अगर वसीम साहब, आज इंडिया और आयरलैंड का मैच है, बड़ा अहम मैच है, कैसे देख रहे हैं आप? ट्राई कर लें, कोशिश कर लें। नहीं जरूरी है जी। हाँ देखिए, मैच इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह के मैचेस जो न्यूयॉर्क में जिस तरह से हुआ, इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है कि आज क्या कंडीशंस होंगी। फिर वो देखें कि एक वेस्ट इंडीज के तकरीबन यहाँ से गया है, इंग्लैंड के भी यहाँ से निकल गया है, क्या इंडिया रोक पाएगा उसको? कि आयरलैंड उन दोनों टीमों से अच्छी है। ठीक, अगर आप देखते हैं कि जिन्होंने ट्रेवल किया है यहाँ पे, इंग्लैंड को या
वेस्ट इंडीज़ को। तो अगर कंडीशंस मिली जहाँ पे थोड़ा सा बॉल सीम शीम हुआ या जिसान इवन पिच था और बॉल चढ़ रहा था जैसे फास्ट बॉलर्स का, तो जो आयरिश बॉलर्स हैं दे कैन बिकम वेरी हैंडी, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर उनको बॉलिंग करनी भी आती है और साथ में उनको बैटिंग करनी भी आती है। लेकिन अगर पिच स्लोअर साइड पे हुआ, थोड़ा स्पिन हुआ बॉल या रिवर्स कमिंग टू द प्ले हुआ, तो फिर जो है ना वहाँ पे, लेकिन अगेन अगर आप देखते हैं ऑन पेपर देखते हैं वैसे तो कंपैरिजन कोई नहीं बनता। कि अगर आप प्लेयर टू प्लेयर देखते हैं तो इंडिया आपको बहुत सुपीरियर नज़र आता है कि उनके पास ऐसे क्वालिटी बैट्समैन हैं कि जो कोई क्रॉसेस हो भी जाते हैं ना कि लेट्स से के ऊपर से 3 आउट हो गए हैं, कोहली क्रीज के ऊपर आपको पता ही है अकेले मैच जिता सकता है, इसी तरह पंत हैं, ऊपर रोहित हैं, तो वो क्वालिटी तो उनके पास मौजूद है। दूसरा उनके पास जो बड़ा एज है बॉलिंग का कि नॉट ओनली इन स्पिन डिपार्टमेंट, उनके पास जो पेसर्स भी हैं कि अगर वो पिच की हम जो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हेल्प मिली आयरिश बॉलर्स को, तो जस्ट इमेजिन कि उस पिच के ऊपर बुमराह को कौन फेस करेगा आके, ठीक है, उनके बाकी फास्ट बॉलर्स उसका भी शेप जो बन रही है। तो आई थिंक कि इंडिया को एज तो हासिल है, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस जिस तरीके से हुए हैं वो देखते हुए ना हमें थोड़ी सी फिक्र है इस मैच की भी, और इसके बाद एक जो मैच है उसकी भी फिक्र हमें थोड़ी सी हो रही है कि क्या होगा। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो आई थिंक इश्यूज इतने होने नहीं चाहिए इंडिया को ये इस मैच के अंदर, क्योंकि इसमें भी आप यही समझते हैं, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, कि चूँकि एक बड़ी टीम है आयरलैंड उतनी बेहतर टीम नहीं है, उनका शुमार इंडिया जैसी टीमों में नहीं होता है, तो एक स्टेटमेंट के तौर पर ये मैच उसको भी लेना चाहिए। और देखिए इन टीमों के अप्रोच अगर आप देखेंगे है, चले उनका तो उल्टा हो गया था कल वैसे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, इंडिया देखें कि जब ये एसोसिएट मेंबर्स के साथ या अपने से छोटे रैंक की टीम के साथ खेलते हैं तो आपको वाज़ेह फ़र्क स्टाइल ऑफ प्ले में नज़र आता है कि वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि हमने ये बड़े मार्जिन से मैच जीतने। हमारा थोड़ा सा हमें जो प्रॉब्लम अभी से नहीं है, काफ़ी अरसे से कि हम जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं तो जिम्बाब्वे के लेवल क्रिकेट खेलते हैं हम, तो मतलब उसके कहते हैं ना कि आखिर में जाके रोते रोते जीत जाते हैं। हम बहुत मेहमान नवाज हैं ना, करना होगा हमें, हम ज्यादा किसी को बिलिटल नहीं करते। तो उसमें क्या होता है कि आप मैच से पहले जो बात एक चलती है ना कि इसको हमने हल्का नहीं लेना, इसके हम हार ना जाए इनसे ना, वो हमें मेंटालिटी चेंज करना होगी कि जो प्रिपरेशंस की जो मीटिंग है, जो आपका जो प्लान बनता है उसमें कि हमने इनको डोमिनेशन के साथ हराना है, हमने बड़े मार्जिन से हराना है, तो उस माइंडसेट के साथ आप जाएं। पहले इसी डर के साथ जाएंगे कि कहीं हम इनसे हार ना जाएं, वो देख के छोटी टीम है कहीं हार ना जाएं, तो वो फिर फ़र्क वहाँ पे आ जाता है। तो आई थिंक ये जो फ़र्क है ज़हनियत का थोड़ा सा, इसको हमें वापस लाना होगा कि हमें एज ए पाकिस्तान टीम खेल रही है जब अमेरिका से, उस तरीके से हमें खेलना चाहिए। बिल्कुल सुहेल, बड़ी जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग मैसेज पुट फॉरवर्ड किया रोहित शर्मा ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो उन्होंने अपने सारे फैंस को भी कह दिया कि जिस तरह आईपीएल के मैचेस हुए थे वो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, डोंट लुक इनटू दैट एट ऑल। उस तरह की कोई आपको मैचेस एटलीस्ट यहाँ इस उसमें तो नहीं दिखेंगे, ग्राउंड में नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कहना कि कभी कभार तो हम देखते हैं ना कि आप इमोशंस से खेलते हैं, आप आएंगे, आप आके जो है वो चौके छक्के मारेंगे एंड यू विल बी डन विद इट, बट स्पेशली न्यूयॉर्क की जिस तरह की कंडीशंस है, यू नीड टू अप्लाई योर सेल्फ हियर, और मेंटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा खेलना पड़ेगा, टैक्टिकली ज़्यादा खेलना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ इमोशनली। वेल यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैं कि जो भी प्लानिंग करेगी जो टीम उसको ज्यादा होगा, क्योंकि एज रोहित के वो जो आईपीएल में एक मेथड चल रहा था कि जी 200 सवा 200 हर मैच में हो रहा था, तो आप उसी के हिसाब से प्लान करके आते हो, पहले फ्रॉम बॉल 1 आप शुरू करते हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। यहाँ पे आपने ये देखना है कि किस बॉलर के अगेंस्ट कहाँ पे रन्स हो सकते हैं। इस पिच के ऊपर सबसे पहले तो देखना होगा कि रन्स कहाँ होंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट होंगे या डाउन द ग्राउंड होंगे, किस बॉलर के अगेंस्ट रन्स आप कर सकते हैं। तो ये आपने पावर प्ले में रन्स करना है या मिडिल फेज में करेंगे या आप इसको लीव इट टू लास्ट 5 ओवर्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो जो जितने बेहतर जवाब के साथ टीम आएगी उसके पास उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने के, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में इवन जो हल्की टीमें, आगे वसीम भाई भी बात कर रहे थे ना, जहाँ पे कंडीशन डाइसी सी हो जाती है, वहाँ पे छोटी और बड़ी टीम का जो फर्क होता है वो कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। उसमें दोनों टीमों के पास इक्वल चांस हो जाता है जीतने का। जैसे हम आयरलैंड से 2007 में हम हार गए, सीमिंग कंडीशन मिली तो हम नहीं उसके हिसाब से खेल सके। आप बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको सीमिंग कंडीशन या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिन जहाँ पे हो रहा होता है। आप बांग्लादेश में जाते हैं तो आप देखते हैं बांग्लादेश की टीम
बड़ी से बड़ी टीम को हरा देती है, बाहर आके बांग्लादेश वैसी क्रिकेट नहीं खेल सकती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब इस तरह की, जैसे ये न्यूयॉर्क की पिच अभी तक जो हमने हिस्ट्री देखी है, 2-3 मैचेस जो हमने देखी, यू नेवर नो कि शायद ग्रेजुअली खेलने के बाद उस पिच के ऊपर, क्योंकि डेली रोल होता जाएगा, वो यूज होती जाएगी, तो इट माइट गेट बेटर। बट राइट नाउ एविडेंस मिला है, ऑन बेसिस ऑफ दोज एविडेंस वो लग यही रहा है कि पिच वैसे ही ट्रिकी खेलेगा। तो उस ट्रिकी पिच के ऊपर दोनों टीमों के पास इक्वल नहीं तो 60-40 चांस हो जाते हैं। तो आई थिंक रोहित हैड मेड वेरी वाइज, मेरे ख्याल में, कि उसने फैन को पहले से ही खबरदार कर दिया, अपना माइंडसेट भी बता दिया कि वी आर वेल अवेयर ऑफ द कंडीशन और हम अपना गेम प्लान चेंज करने जा रहे हैं। बिल्कुल। सुहेल, 2007 तक आप क्या सोच रहे हैं? अभी रिसेंटली हम आयरलैंड से आ रहे हैं, मतलब अभी इस सीरीज में जो है हम हारते हुए आए आयरलैंड से। दूसरा मुकाबला पीएनजी एंड युगांडा का, एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान। पीएनजी युगांडा वी शुड एक्सपेक्ट जैसे यूएसए कनाडा वाज इन एक्शन, इस तरह का एक बराबर का होगा? देखिए, क्वालिटी का अगर आप देखते हैं, दोनों टीमें खेल चुकी हैं ऑलरेडी, तो आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आता है कि पीएनजी लॉट स्पिरिट आपको नज़र आते हैं, चाहे उनकी बैटिंग है, चाहे उनकी बॉलिंग है, लॉट मोर डिसिप्लिन। युगांडा में भी काफ़ी आपको चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में फिर बात वही है कि अगर इक्वल सॉर्ट ऑफ वहाँ पे वही ना कंडीशंस जो, तो वहाँ पे भी इनकी कोई इशू होने नहीं जल्दी से, चाहिए। बिल्कुल वक्त का मुकाबला सख्त। इंडिया आयरलैंड, जल्दी फौरन। ऑफ कोर्स आयरलैंड नहीं, पीएनजी युगांडा, पीएनजी, I'll go for एंड ऑस्ट्रेलिया ओमान। ऑस्ट्रेलिया। ओके जी, सुहेल, योर प्रेडिक्शन, लास्ट 50 सेकंड्स। इंडिया, पीएनजी एंड ऑब्वियसली ओमान तो नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया ही होगी। ठीक है जी, प्रेडिक्शंस यहाँ पे हो गई हैं। मेरा ख्याल से ये सबकी ही यही प्रेडिक्शंस होंगी, तीनों यही हैं, सबके प्रेडिक्शंस यही हैं और यही सिलसिला है। सो यस, वक्त यहाँ पे जोर का जोर का खत्म होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, आपका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट्स सी किस तरह का मुकाबला होता है। न्यूयॉर्क की कंडीशंस वुड बी आवर फोकल पॉइंट, बिकॉज यस वी हैव टू प्ले वर्सेस इंडिया देयर ऑन दी 9, बट उससे पहले कल हम यूएसए के आमने सामने होंगे। सो सवेरा और इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।